कुछ करनी है ना। हाँ, चैप्टर 6 SEZ। नाउ ये हो गया। चैप्टर 6 SEZ। हाँ, वो अब समझ चैप्टर गया। 6 में ना हमने ये समझना है, SEZ के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है, राइट। मैंने तुम्हें बताया था कि हम एक जोन डीमार्केट करते हैं, उस जोन को हम ऐसा मानते हैं कि इट इज़ लाइक अ प्लेस विच इज़ आउटसाइड इंडिया, राइट, वैसा। और हम उसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि भाई वो जोन भले इंडिया के अंदर है, बट हम उसको फिर भी ऐसा ही ट्रीट करते कि अगर वहाँ पे गुड्स जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ से उधर, उस जोन ने भी हमें इंडिया में गुड्स भेजे हैं तो उनके लिए भी फिर उन्होंने एक्सपोर्ट ही किया है, ठीक है। तो हम उस तरफ से सोचते हैं। हम जब भी SEZ को बनाने का फ़ायदा क्या होता है ना, कि भाई अगर ये लोग कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे या कुछ भी ऐसा काम करेंगे ना, तो हम उनको ऐसा बोलेंगे कि ये ड्यूटी फ्री एनक्लेव है। एनक्लेव यानी कि एक स्पेसिफिक जगह, ऐसी अच्छी जगह जहाँ पर ड्यूटी नहीं लगती, यानी कि वहाँ पे कोई भी तरीके की इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगती, टैक्सेस कम लगते हैं और ये सारी प्रोविजंस उनको मिलते हैं। SEZ का मेन फ़ायदा ये था कि यहाँ पे टैक्सेस कम लगते हैं, ठीक। तो अगर मान लो कोई फॉरेन, अब जैसे कि कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, उसको इंडिया में गुड्स भेजने हैं, समझ में आ रहा है। फॉरेन कंपनी है, उसको इंडिया में गुड्स भेजने हैं, तो हम यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगा देंगे। जब भी बाहर से सामान इंडिया में आता है तो हम उन पे कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। पर अगर मान लो एक फॉरेन कंपनी है जिसने SEZ में गुड्स भेजे, फिर समझ रहे हो बात, फिर क्यों नहीं लगेगा, फिर कस्टम ड्यूटी नहीं लगा पाएंगे हम। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि SEZ अब्रॉड में ट्रीट करते हैं ना हम, तो हमारे लिए तो इंडिया में गुड्स आए नहीं, राइट। तो इसीलिए हम SEZ में गुड्स लेने के टाइम पे ड्यूटी फ्री होता है। तो एक तरीके से इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, फॉर द अदर कंट्री एज वेल, कि वो हमें यहाँ पर सस्ते दामों में गुड्स भेज पाते हैं। अगर उनका गुड्स यहाँ पर महंगा हो जाता तो हम खरीदेंगे नहीं ना, राइट। हम कई बार जैसे चाइनीज़ के गुड्स होते हैं, हम उन पर बहुत टैक्सेस, बहुत ड्यूटीज़ लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं हम? इसी पर्पज़ से कि क्योंकि उनका सामान सस्ता है, और फिर अगर उनका इतना सस्ता सामान इंडिया में आता है तो हमारे इंडिया के सामान से हमारा इंडिया का सामान उनसे कम्पीट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उन पर इतना टैक्सेस लगाते हैं, फिर भी उनका सामान हमारे से सस्ता होता है, राइट। वो इतनी लार्ज स्केल बल्क प्रोडक्शन करते हैं। जैसे टॉयज़ हैं, टॉयज़ बीच में पता है कितनी वो चली थी, मेड इन इंडिया टॉयज़ यूज़ करो, मेड इन इंडिया यूज़ करो। पर कैसे यूज़ करें? एक बच्चा एक टॉय जो भी यूज़ करता है, वो या तो वो महीने में बोर हो जाएगा या तो हफ्ते में उसको तोड़ देगा, राइट। वो बोलेगा कि नहीं इंडिया का टॉय अच्छा है, ड्यूरेबल, अरे वो खेलेगा ही उससे ज़्यादा नहीं। तो हम यही चाहेंगे ना कि 200 की चीज़ ले ले कि 600 की चीज़ ले, वही चीज़ इंडिया में 600 की बन रही है, बाहर से ले रहे हो आप 200 की बन रही है, राइट। तो बस ये अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पर हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई देर आर वेरियस एरियाज़ वेयर इट गिव्स यू अ बेनिफिट, राइट। उसके अलावा अगर मान लो एक टेरिटरी है जहाँ पे ऐसी सारी कंट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं जिनको फ़ायदा मिल रहा है, तो उस एरिया में बहुत सारी कंपनीज़ बन जाएंगी, है ना। बढ़िया कंपनीज़ आएंगी उसके अंदर, अच्छी बड़ी कंपनीज़ आएंगी, तो उस जगह पर एम्प्लॉयमेंट भी होएगी। एम्प्लॉयमेंट होएगी तो लोग जाएंगे वहाँ पे काम करने के लिए। वहाँ पर अगर लोग जा रहे हैं तो सड़कें बनेगी, सारा कुछ इकोनॉमी का ग्रो हो जाता है। तो एक तरीके से SEZ के आसपास या SEZ वाले जोन्स में प्रॉपर एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाता है। आया समझ? बस, तो अब ये मेन है। उसके अलावा व्हाट इज़ SEZ, चलो फटाफट। SEZ इज स्पेसिफिकली डीलिनिएटेड ड्यूटी फ्री, मतलब डीमार्केटेड या लाइन करी हुई है उनको, ड्यूटी फ्री एनक्लेव एंड शैल बी डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस, ड्यूटीज़, टैरिफ्स, हम उसको फॉरेन टेरिटरी मान रहे हैं। फिर इंट्रोडक्शन में सीधा वो उस पर आओ डब्बा। फर्स्ट सेलियंट फीचर्स में द मैटर्स रिलेटिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ एंड फॉर सेटिंग अप ऑफ यूनिट्स देयर इन इंक्लूडिंग, क्या बात है, आर एज अंडर मैटर्स रिलेटेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ एंड फॉर सेटिंग अप ऑफ यूनिट्स देयर इन मीन्स, ये तो सेंस ही नहीं बनी ना, फीचर कैसे आई है? रहने दो, ये अभी के लिए रहने दो, आगे देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ, हु कैन सेटअप, कोई भी, हम कंपनी की बात नहीं कर रहे। SEZ एक जगह है, राइट। हम SEZ के अंदर एक कंपनी की बात नहीं कर रहे हम, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अगर मान ले कैसे, ये इंडिया है और ये SEZ जोन है, राइट। और उसके अलावा अगर मान ले इधर अगर मुझे कंपनीज़ बनानी है तो हम अलग अलग तरफ से बात करते हैं कि ये कंपनीज़ कौन बना सकता है।
दूसरा हम अभी बात करें कि SEZ कौन बना सकता है, ये जोन कौन बना सकता है, राइट। तो सर डेवलपर ऑफ अ जोन भी होता है और कंपनीज भी होती हैं वहाँ पर। तो हम यहाँ पर बहुत बात करें कि एनी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक या जॉइंट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज कैन सेटअप अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये लोग बना सकते हैं, एक जोन बना सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसके अलावा हाउ टू सेटअप दिया हुआ है, अभी जो पूरा चार्ट है ना, ये है हाउ टू, हाँ यार पढ़ना है यार, हाउ टू सेटअप है। पहला पॉइंट है Section 3 of the Act provides that the central government, state government or any other person jointly or severally may establish a SEZ who intends to set up an SEZ may, after identifying the area, make a proposal to the state government concerned for the purpose of the, ठीक है। तो मतलब पहला कि हम यही बोलेंगे कि भाई सिर्फ एक यूनिट नहीं, अगर आपको एक SEZ जोन बनाना है तो उसके लिए आप पहले एक प्रपोजल दोगे, अपना एरिया मार्क करोगे, जगह सोचोगे क्या करना है कैसे करना है, एंड देन यू विल फाइल अ प्रपोजल टू द गवर्नमेंट, राइट। स्टेट गवर्नमेंट बोला है क्यों, किसी एक स्टेट में बन रहा होता है ना, तो हमें उसी की परमिशन चाहिए पहले। उसके बाद इट ऑल्सो अलाउज, सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो अलाउज अ पर्सन एट हिज ऑप्शन टू मेक अ प्रपोजल डायरेक्टली टू द बोर्ड फॉर द प्रपोजल फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग अप एन SEZ। अब ना एक होता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा होता है जो बोर्ड बोला ना, वो एक बोर्ड ऑफ अप्रूवल है। SEZ एक्ट के अंदर ही हमने एक बोर्ड ऑफ अप्रूवल बनाया हुआ है, जिनसे भी हम पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पर SEZ बना सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट तो हाँ ही बोल देगी, उनका तो फ़ायदा हो रहा है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल पूरा सोचती है कि भाई यहाँ पर बनेगा तो क्या फ़ायदा होगा, क्या इधर इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या ये ज़मीन ऐसी है कि यहाँ पर प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, जो भी एक्सेट्रा, या यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से क्या रेजिडेंशियल सेक्टर पे कोई ख़राब इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो वैसे भी जब भी डिसीजन लेना होता है ना, तो इवेंचुअली दोनों मिलके ही लेते हैं। तो इसलिए फिर आप बोर्ड ऑफ अप्रूवल को डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। सेकंड लाइन में, उसी पॉइंट में सेकंड लाइन में, द बोर्ड में ग्रांट अप्रूवल एंड आफ्टर रिसिप्ट ऑफ सच अप्रूवल द पर्सन कंसर्न इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द कॉन्करेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। पूछना इवेंचुअली दोनों को ही पड़ता है। तो या तो पहले स्टेट गवर्नमेंट को पूछ लो या पहले बोर्ड को पूछ लो। बोर्ड को पहले पूछ लिया तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्करेंस लेकर आगे काम बढ़ाएगी। यहाँ तक डन। फिर थर्ड में एक थर्ड और फोर्थ जो है ना, तुम्हारा थर्ड डब्बा और फोर्थ डब्बा, ऐसा करो ना, इसको पॉइंट नंबर, पहला पॉइंट नंबर 1 हुआ, फर्स्ट डब्बा पॉइंट नंबर 1 मार्क करो, सेकंड पॉइंट नंबर 2 मार्क करो। फर्स्ट बॉक्स इस पॉइंट 1, सेकंड बॉक्स इस पॉइंट 2, ठीक है। ऐसा पूरा मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट बॉक्स पॉइंट 1, सेकंड बॉक्स पॉइंट 2। जो तुम्हारा थर्ड बॉक्स है ना और फोर्थ बॉक्स है, वो स्पेसिफिकली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसमें बस स्टेट गवर्नमेंट के बारे में लिख दे। इन केस द स्टेट गवर्नमेंट इंटेंड्स टू सेट अप SEZ, अगर SEZ जो खोल रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट ही खोल रहा है, तो उनको दे हैव टू आइडेंटिफाई द एरिया एंड फॉरवर्ड डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ अप्रूवल। पूछने की तो किसी से ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लें सेंट्रल गवर्नमेंट खोल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू सेट अप एंड नोटिफाई विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट कंसर्न विदाउट रेफरिंग टू द बोर्ड ऑफ अप्रूवल, ठीक है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेट और सेंट्रल के बारे में बोला। अब अगला डब्बा जो तुम्हारा आएगा वो थर्ड पॉइंट हुआ, सॉरी, है ना। थर्ड पॉइंट में द स्टेट गवर्नमेंट में ऑन रिसिप्ट ऑफ द प्रपोजल फॉर सेटिंग अप फॉरवर्ड टुगेदर विद इट्स रिकमेंडेशंस टू द बोर्ड, राइट। बोर्ड को भेज दिया। जब बोर्ड को भेजा तो उन्होंने बात की, द बोर्ड में आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द अप्रूवल इधर अप्रूव और रिजेक्ट कंसर्न टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रख के वो अगला फोर्थ पॉइंट हुआ। मार्क कर रहे हो? फोर्थ पॉइंट भी डन। नेक्स्ट डब्बा कट कर दो, एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई मिनिमम वाला एक डब्बा है ना जो, वो कट कर दो। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इफ़ द बोर्ड अप्रूव्स द प्रपोजल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इट शैल कम्युनिकेट द सेम टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इफ इट अप्रूव्स द प्रपोजल विद मॉडिफिकेशन इट शैल कम्युनिकेट द same to the person or the state government concerned. If the modifications are accepted by the person or the state government, the board approval shall communicate to central government. If it rejects, तो फिर तुम्हारा it shall record reasons in writing of such rejection etc. डन है, समझ में आ गई प्रॉपर इंग्लिश भी। अगला सिक्स्थ पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट to grant on receipt of the communication from the board of approval a letter of such terms and conditions and obligation entitlements whatever. तो एक तुम्हें लेटर ऑफ अप्रूवल मिल जाएगा along with all the terms and conditions. डन। उसके अलावा लास्ट डब्बा जो है ना उसको 7th पॉइंट मार्क करो। बीच वाला मैं बताती हूँ क्या है, ठीक है।
every such person or state government whose proposal has been approved by the board and who or which has been granted letter of approval shall be considered as a co-developer of a SEZ। तो उसको co-developer माना जाएगा उस दिन से। यहाँ तक समझ में आ गया? अब कट करने की हाँ क्या बीच वाला ना वो मैं बताती हूँ। वो तो 7th तूने मार्क किया, उस ऊपर वाला एक बार पढ़ो। एनी पर्सन और स्टेट गवर्नमेंट हु इंटेंड्स टू प्रोवाइड एन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्टेप्स में आता नहीं है, ये अलग पॉइंट है कि जो बंदा उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन था ना पूरा, उस जोन के अंदर जो बंदा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहता है कि मैं बनाता हूँ बिल्डिंग, मैं बनाता हूँ सड़क, मैं बनाता हूँ, आप बताओ मुझे क्या बनेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट हु इंटेंड्स टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन द आइडेंटिफाइड एरिया or undertake any authorized operations may, after entering into an agreement with the developer, make a proposal for the same to the board for its approval। नीचे डेवलपर बनाना 7th पॉइंट के बाद ये पॉइंट आना चाहिए कि जो बंदा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना चाहता है वो डेवलपर के साथ अपना प्रपोजल दे के कॉन्ट्रैक्ट करके एग्रीमेंट करके बोर्ड ऑफ अप्रूवल को बताएगा कि आई वांट टू हेल्प, आई वांट टू बी द वन जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल माना तो फिर वो आगे वो काम कर सकते हैं। आया समझ? कोई डाउट है बताओ? ठीक है, नेक्स्ट अभी व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। जो वो बंदा प्रोवाइड करा था ना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसकी बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मीन्स इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी अदर फैसिलिटी नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, कोई भी तरीके की फैसिलिटी। देन गाइडलाइंस पर आ जाओ। गाइडलाइंस फॉर नोटिफाइंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 5 states stipulates broader guidelines to be considered by the central government while notifying any area as a SEZ or an area to be included in the SEZ and in discharging its functions। पहला, generation of additional economic activity। मतलब क्या हुआ, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई एरिया को अगर आप SEZ बनाते हो, राइट, तो क्या गाइडलाइंस हैं कि हम उस जगह को SEZ की तरह नोटिफाई करें। इतना आप उसको दर्जा दे रहे हो, इंडिया के अंदर उसको अब्रॉड मान रहे हो, तो आप उनको क्या वो ऐसा काम करे कि भाई हम उसको SEZ का दर्जा दे रहे हैं। पहले तो उसने परमिशन ले लिया, ये सब ठीक है, बट फॉर नोटिफाइंग इट हम देखेंगे कि क्या उसने एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी करी है, क्या उसकी वजह से प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स हुए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज बढ़े, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आई, क्या इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है, एक्सेट्रा। बताओ, कुछ डाउट है? श्योर हो ना? नेक्स्ट, द प्रोसेसिंग एंड नॉन प्रोसेसिंग एरियाज। सेक्शन 6 एम्पावर्स द गवर्नमेंट और एनी स्पेसिफाइड अथॉरिटी टू डिमार्केट द एरियाज फॉलिंग विद इन द SEZ एज। अब जैसे एक पूरा SEZ जोन है, ठीक है, इस SEZ में हम अलग अलग एरियाज़ मार्क कर देते हैं। एरियाज़ इन द सेंस कि मतलब जैसे मान ले ये एरिया है, यहाँ पर प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये एरिया है ये सिर्फ सर्विस सेक्टर होगा, ये एरिया है ये पार्क होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए होगा, ये क्लब होगा, अलग अलग। तो प्रोसेसिंग एरिया फॉर सेटिंग अप यूनिट एक्टिविटीज़ की एक प्रोसेसिंग एरिया हम मानते हैं, और एक मानते हैं जैसे ना एक्चुअली दो तरफ से बाइफरकेट होता है। SEZ के अंदर 2 एरिया होते हैं, SEZ के अंदर 2 एरिया होते हैं, एक प्रोसेसिंग एरिया, एक नॉन प्रोसेसिंग एरिया। जो पॉइंट नंबर A और B है ना वो प्रोसेसिंग एरिया है, जो पॉइंट नंबर C है ना वो नॉन प्रोसेसिंग एरिया है। ठीक है, एक जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एक्टिविटीज़ ये वो, सेकंड पॉइंट जहाँ पर वेयर हाउस है, ट्रेडिंग हो रही है, बन नहीं रहा कुछ पर ट्रेड हो रहा है, और लास्टली नॉन प्रोसेसिंग एरिया जहाँ पर अदर देन दो स्पेसिफाइड अंडर A एंड B कुछ भी हो सकता है। वो कोई गार्डन हो सकता है, वॉकिंग करने के लिए जगह हो सकती है, क्लब हो सकता है, लेक हो सकता है, वॉटएवर। ठीक है, दो पेज और खत्म। बहुत है। हाँ, फिर टेस्ट देगा ना फिर तो। मतलब एक चैप्टर कंप्लीट कराओगे? हाँ, हो जाएगा, 2 पेज ही बचे हैं मेरे। दो पेज मैम, ये गलत बात है, ये चीटिंग है, बहुत बड़ी चीटिंग है। चल आपको 2 पेज लगते हैं, हमें थोड़ी। तो मेरी बुक से पढ़। एकदम नहीं, ये समस्या है वो हमसे। ये देखो कितना पढ़ा है, ये तो 2 पेज पढ़े हैं। हाँ, मेरे 2 ही हैं, तुम भी ऐसे प्रिंट करा लो। प्लीज खत्म कराना मैम, उस पर भी रहम करो थोड़ा। उसका वो ठीक है, उसको नहीं, ये करण के बारे में। करण आया क्यों नहीं आज?
बदल करण से तो मैं ऑन वीडियो के थ्रू बदला ले रही हूँ। करण देखेगा भी नहीं है वीडियो। रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? हाँ, नहीं मैं बोला था ना मैं आपसे करूँगी रिकॉर्ड भी करूँगी और कोई नहीं आएगा तो पढ़ेंगे भी। अकेले पढ़ाओगे तुम? अकेले बोल कोई भी एक बच्चा नहीं आएगा तो पढ़ेंगे भी। मैं सोचा कोई नहीं आया तो मैं फिर अकेले बोलूँगी। रिकॉर्ड कर दूँगी तीनों के लिए। अगले दिन तीन नहीं सोचते नहीं। चलो नेक्स्ट पढ़े आगे। नहीं हिम्मत उसमें देखो। एग्जामिनेशन फ्रॉम टैक्सेस ड्यूटीज़ और सेस। वही कि इनको टैक्स ड्यूटीज़ ये सब नहीं पे करना पड़ता, एग्जाम्प्ट है, ख़त्म। इट में बी नोटेड दैट वाला डब्बा है, उस पर रीड मार्क कर लो। नेक्स्ट आओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल। बोर्ड ऑफ अप्रूवल कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, बाय नोटिफिकेशन फ्रॉम द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दैट। जिस दिन ये SEZ एक्ट आया ना, उस एक्ट के 15 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया गया था कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल बना दे। फिर ड्यूटीज़, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड। बोर्ड ऑफ अप्रूवल का क्या काम होगा? हमने तो स्टार्टिंग में जब बना रहे थे तभी भी बोर्ड ऑफ अप्रूवल से पूछा था, SEZ जोन बनाने से पहले। तो उसके यही सारे काम होंगे, ग्रांटिंग अप्रूविंग प्रपोजल्स, ग्रांटिंग अप्रूवल ऑथराइज्ड ऑपरेशंस कि भाई यहाँ पे ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अप्रूवल C पॉइंट में सिर्फ उतना मार्क, अप्रूवल टू द डेवलपर्स और यूनिट्स, ठीक है। और थर्ड लाइन में मार्क करो, एंड FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, कि यहाँ पे कोई FDI आ रही है वो अलाउड है कि नहीं। अप्रूवल रिजेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, वो भी हमने लास्ट में बोला था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कर रहा है वो भी बोर्ड ऑफ अप्रूवल को बता देगा। फिर E पॉइंट, कोई लाइसेंस देना है किसी को, सस्पेंशन देना है, सस्पेंड करना है किसी को, या अब कोई अपील्स हैं उसके, मतलब इसके पास हम जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल एंड ट्रांसफ़र ऑफ SEZ इन सर्टन एरिया, इन सर्टन केसेस। इसमें मतलब क्या हुआ कि आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया, आपके पास सर्टिफिकेट था, और जैसे कि हम यहाँ पर बात ऐसी कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू वर अ डेवलपर, है ना। आप स्टार्टिंग में जब हाउ टू सेटअप पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि आप लास्ट में क्या बनते हो, एक डेवलपर बनते हो ना, राइट। तो अगर आप बन गए डेवलपर और आपने उस हिसाब से SEZ जोन खोल दिया, राइट, पर हमें बाद में लगा कि तुम एज अ डेवलपर कोई गलत काम कर रहे हो, तो हम तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल कर सकते हैं, करेक्ट। पर अब ये फिर SEZ का क्या, ये SEZ थोड़ी बंद हो जाएगा, वहाँ पे कितनी कंपनीज़ हैं, कितनी लोगों की जॉब्स हैं, ये सब है ना। तो इन दैट केस फिर द गवर्नमेंट विल टेक कंट्रोल ओवर द जोन, और फिर कोई और डेवलपर ढूंढेगी कि कौन इसको संभाल सकता है, इससे थोड़ा बहुत उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं, सेक्शन 10 एम्पावर्स द बोर्ड टू सस्पेंड द लेटर ऑफ अप्रूवल एंड ग्रांटेड टू द डेवलपर फॉर अ होल और पार्ट ऑफ हिज एरिया एस्टैब्लिश इन SEZ। सब पूरे के लिए, पूरे जोन के लिए तूने मना कर दिया, या तो कुछ जोन के लिए, यहाँ पर नहीं जाएगा तू। फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year एंड अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू डिस्चार्ज द फंक्शंस। एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाएगा जो उसके काम करेगा। इसी पैराग्राफ में लास्ट लाइन, द सस्पेंशन में बी ऑर्डर्ड बाय द बोर्ड इफ़ इट इज़ इन द ओपिनियन, इफ़ इन इट्स ओपिनियन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट। पहला, डेवलपर इज़ अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शंस, ठीक है। डेवलपर हैज़ persistently defaulted in complying with the directions of board, या financial position of developer is such that he is unable to fully or efficiently discharge the duties etc. पैसा नहीं बचा उसके पास, डिफ़ॉल्ट किया हुआ है उसने ऑलरेडी, और वो अपना काम नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली किसी भी रीज़न से, राइट। नेक्स्ट, हाउएवर नो लेटर ऑफ अप्रूवल विल बी गिवन, नॉट लेस देन 3 months नोटिस दिया जाएगा, ग्राउंड्स बताए जाएंगे, वही अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सब कुछ दिया जाएगा। एंड ही हैज़ बिन गिवन अ वो शो नोटिस कि भाई बता क्या तेरा योर ओपोजिशन टू द सस्पेंशन। आया अगला, डेवलपमेंट कमिश्नर। डेवलपमेंट कमिश्नर पर आओ। डेवलपमेंट कमिश्नर टू अपॉइंट डेवलपमेंट फॉर 1 or more स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है डेवलपमेंट कमिश्नर एक या एक से ज़्यादा जोन के लिए, और भी एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करेगा जो उनको असिस्ट करेंगे। इट ऑल्सो कंटेन्स, उनका सैलरी वैलरी वही लोग देते हैं, फुल स्टॉप। फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर, डब्बे पे आ जाओ सीधा, गाइड करता है, इंश्योर एंड टेक सुटेबल स्टेप्स फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, इंश्योर कोऑर्डिनेशन, मॉनिटर द परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज अदर फंक्शन, ठीक है। उसके अलावा पैराग्राफ, दिस सेक्शन एंटाइटल्स द डेवलपमेंट कमिश्नर टू बी
overall in charge of the SEZ and take administrative control and suspension over the officers and employees. हम ना जो वो था ना बोर्ड ऑफ अप्रूवल, वो सीधा पूरा SEZ के डेवलपर पे हमला करता था. ये जो डेवलपमेंट कमिश्नर है ना, वो एक एक लोग, यूनिट्स हैं, ऑफिसेज हैं, सबका ध्यान रखता है. ठीक है, इतना तुमने मार्क किया ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ तक. और इसी पैराग्राफ में 4th लास्ट लाइन पे है द सेक्शन फर्दर एम्पावर्स, बोला द सेक्शन फर्दर एम्पावर्स डेवलपमेंट कमिश्नर टू कॉल फॉर सच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेवलपर और अ यूनिट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मॉनिटर ब्ला ब्ला द यूनिट फुल स्टॉप. ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अप्रूवल कमेटी पर आ जाओ. 13 empowers the central government to constitute by notification committee for every SEZ to be called as approval committee. वही अप्रूवल कमेटी बनेगी, वो 6 महीने तक कुछ काम करती है. कैसे होता है पढ़ लेना, इसको ईजी है, मतलब काम का है, लेकिन हाँ ऐसा सिर्फ रीड नहीं है, होमवर्क पढ़ लेना इसको. उसके बाद तुम्हारा अगला भी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अप्रूवल कमेटी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है, मतलब प्रीवियसली आस्क्ड है. सेक्शन 14 empowers every approval committee to exercise the following: अप्रूव इम्पोर्ट प्रोक्योरमेंट, जो भी सामान आ रहा है वहाँ पर हाँ ना कर सकता है. सर्विसेज का देख सकता है कि यहाँ से वहाँ जा रही हैं जो, या इंडिया में आ तो इंडिया में ही रही है ना, भले हम उसको जो जोन को जो भी बोले, दिल से तो इंडिया ही है. तो वही है शाबाश, सही, नहीं सही बात पूछ रहा है. डोमेस्टिक टैरिफ एरिया इस, हम ऐसे बोलते हैं कि इंडिया के अंदर एक जोन है SEZ, बाकी का इंडिया डोमेस्टिक टैरिफ एरिया. आया समझ? ठीक है, एरिया अदर देन SEZ. ठीक है, तो हम यही बोल रहे हैं कि SEZ के अंदर इंडिया से क्या गुड्स आ रहे हैं और क्या जा रहे हैं, उसको भी ध्यान रखता है अप्रूवल कमेटी, राइट. फिर सर्विसेज जो आ रही हैं DTA एरिया से, मॉनिटर यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज. कुछ प्रपोजल्स हैं SEZ के अंदर, वेयर हाउस के, ट्रेडिंग के, कोई मैन्युफैक्चरिंग के, वो सब का ध्यान रखता है. बाकी मॉनिटर सुपरवाइज करता है. पढ़ लोगे, समझ आ रही है चीज़ें. ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग अप ऑफ अ यूनिट. अब इसमें तुम्हारा है हु इंटेंड्स टू सेट अप अ यूनिट फॉर कैरिंग आउट द ऑथराइज्ड ऑपरेशंस इन अ SEZ टू सबमिट प्रपोजल. वही प्रपोजल देंगे, फिर डेवलपमेंट कमिश्नर प्रपोजल को अप्रूवल कमेटी के पास लेकर जाएगा. अप्रूवल कमेटी मॉडिफिकेशन होंगे तो मॉडिफिकेशन करेगा, नहीं तो अप्रूव कर देगा. वही सारी चीज़ें. फिर विद इन द टाइम फ्रेम उसको हाँ बोलना पड़ेगा. अगर हाँ नहीं बोलते हैं तो वही, अगर या तो विद द टाइम फ्रेम हाँ बोलेगा, नहीं तो उनको टाइम दिया जाएगा आफ्टर अप्रूवल एक्सेट्रा कि कितने टाइम में आप क्या प्रॉब्लम है वो बताने के लिए. हाँ पढ़ो, रीड कर लो ना एक बार फटाफट तुम लोग. ऐसे समझ में आ रहा है बिना पढ़े? ज़्यादा जल्दी नहीं है, सिलेबस पढ़ना यार, नहीं सोचने वाली बात है कि नहीं. तो आते रहना तो क्लास फिर भी. सिलेबस के बाद क्या तो फिर लग रहा है ना जल्दी हो जाएगा, मैं दोबारा पढ़ा दूँगी. चल 4 चैप्टर 3 चैप्टर हो जाएंगे. कितने 4 5 पेज के बाद. अभी पेटेंट्स एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, पेज देख उसके कितने हैं. 50 पेज का चैप्टर नहीं है वो, कम से कम. कंपटीशन एक्ट 50 पेज का कम से कम होगा. देख पेज में आएगा. लंबे चैप्टर्स हैं. तुमने पढ़ा कितना है अभी? कंपटीशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सारे बड़े हैं. कैंसलेशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल में अगर आपको लेटर ऑफ अप्रूवल मिल गया है, मैंने ये समझा रही थी ना कि SEZ के डेवलपर से हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं. इफ़ इट गेट्स कैंसल्ड यू कैन कैंसिल इट प्रोवाइडेड सम रीजंस, कंसेशंस जो भी है. उसके बाद तुम्हें वही प्रॉपर ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हुए तुम्हें अप्लाई कर सकते हो तुम. ठीक है, वो चलेगा. इसके बाद तुम आ जाओ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट.
ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का मतलब कोई बैंक ऑफशोर, क्यों ऑफशोर को इस चीज़ को बोलते हैं जो इंडिया से बाहर होती है, और हम SEZ को इंडिया से बाहर मानते हैं, तो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन द टर्म्स ऑफ एन SEZ एक्ट, तो हम उसको ऐसा मान रहे हैं कि इट इज़ अ बैंकिंग यूनिट लोकेटेड इन SEZ, ठीक है। अपने यहाँ पे इधर पास में है पंजाब में, बद्दी सुना है तूने? यस। बद्दी के पास है SEZ। बाकी वन ऑफ द मेजर SEZ जोन्स इज इन गुजरात। ऐसे मैंने गुजरात के मैंने बहुत सुने हुए हैं जहाँ पे वो रिलायंस नहीं, टाटा ने एक कंपनी खोली हुई है वहाँ पे, टाटा, मुझे याद नहीं है टाटा की, बट देयर इज़ अ वेरी बिग कंपनी वहाँ पर। तो उधर भी एक गांधीनगर के पास कहीं पे वो ऐसे है, देखेंगे मैं सर्च करूँगी, पर ये है यहाँ पर बद्दी का तो मैंने सुना है, वहाँ पे काफ़ी है। उसके अलावा तुम्हारा IFSC रहने दो, नेक्स्ट पेज पर ही आ जाओ। इन्वेस्टिगेशन सर्च सीजर बस ख़त्म हो जाएगा अभी। इन्वेस्टिगेशन सर्च सीजर पावर होती है बस वही फर्स्ट 4 लाइन्स की, एजेंसी और ऑफिसर विद प्रायर इंटीमेशन टू डेवलपमेंट कमिश्नर, है ना? नहीं बन, ठीक है। विल कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन एज पर नोटिफाइड, 4 लाइन्स मार्क कर लो, कमिटेड इन दी SEZ तक, डन। उसके बाद डेजिग्नेटेड कोर्ट टू ट्राई सूट्स, हर सूट में SEZ का केस नहीं चल सकता है, हम स्पेशल सूट्स डेजिग्नेट करते हैं, सिर्फ वहीं पर ही वो केस चलेगा। तो नो कोर्ट अदर देन डेजिग्नेटेड विल हैव द पावर टू ट्राई दी केसेस देयर। आया समझ? मतलब SEZ की एक स्पेशल कोर्ट होती है, SEZ में नहीं होती है, इंडिया, हाँ SEZ की, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अपील करना है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो विदिन 60 डेज, ठीक है। ऑफेंस बाय कंपनी सेम टॉपिक है, टिक करके आगे आओ, डन। यहाँ तक अगला पूरा पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज आ जाओ। पढ़ना ही नहीं क्या? नेक्स्ट पेज आ जाओ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी 31 डीलिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट बाय notification in the official gazette authority for every SEZ to exercise powers conferred on and discharge the functions assigned to it। तो वही as per this act हम एक अथॉरिटी बनाते हैं which constitution of an authority empowers the government to constitute notifications। मतलब वही कि अगर मेन हम ये कर रहे हैं कि एक अथॉरिटी है which has the power to make rules, make amendments या regulate, administer the SEZ, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में, इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग SEZ established by the government, central government has been empowered to establish such authority within 6 months from the date of the commencement। It is further provided that the person or authority which is exercising control over an SEZ shall continue to till the authority is constituted। मतलब वही कि प्रॉपर वो जो भी कंट्रोल होगा उसके हिसाब से होगा। अब वो अथॉरिटी एक्ट के बनने के 6 महीने में बनानी थी ना, तो अगर जब तक नहीं बनती है तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो पावर्स एक्सरसाइज करता है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला टॉपिक, ठीक है, क्योंकि ओल्ड हो गया ना, एक्ट पहले से आया हुआ है तो वो 6 महीने तो कब के ख़त्म हो गए, इसलिए। उसके बाद इसका बस वही है कि भाई हाँ चलेगा, फंक्शंस काम के होते हैं हर चीज़ के, क्योंकि वो अभी भी इन्फोर्स होते हैं, राइट। डेवलपमेंट ऑफ SEZ हो गया, एक्सपोर्ट्स प्रमोट करना हो गया, उनको रिव्यू हो गया कि सर्विस चार्ज कुछ फ़ीस लगानी है तो वो सब डिसाइड करते हैं सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड अथॉरिटी, वो आ जाओ लास्ट टॉपिक इस पेज का, जो पढ़ा रही हूँ बस वही पढ़ना है। सेक्शन 40 ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर उसको लग रहा है कि अथॉरिटी अपने फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो अथॉरिटी को ओवर पावर कर सकते हैं। ये ओवर पावरिंग 6 मंथ्स के लिए होगी, जहाँ पर अथॉरिटी इफ़ इट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट अथॉरिटी इज़ अनेबल टू परफॉर्म। आया नेक्स्ट पेज पे जो सेकेंड लाइन हाउएवर वाला, हाउएवर बिफोर इशूइंग a notification superseding an authority, central government will give reasonable time to the authority to make representations against the proposed suppression, consider the representations etc, ठीक है। और फिर बाद में
42 डीलिंग विद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन सुपरिटेंडेंट प्रोवाइड्स दैट, जो हम नोटिफिकेशन पब्लिश करेंगे ना कि हाँ भाई ये अथॉरिटी इस वक्त इन पावर नहीं है, उसको हमने सुपरसीड कर लिया है, उस नोटिफिकेशन के अंदर सब कुछ बताया जाएगा कि उसका चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स विल वेकेट देयर ऑफिस, उनको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा जब तक ये सस्पेंशन ख़त्म नहीं होती। सारे पावर्स फंक्शंस ये सब है जो भी एक्सरसाइज करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेंगे, और ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द अथॉरिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी जब तक सस्पेंशन चल रहा है। फिर एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ सस्पेंशन नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, ठीक है, एक्सटेंड हो सकता है बट नॉट फर्दर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स तो था ही प्लस 6 मंथ्स, ठीक है, डन। अगला रेफरेंस डिस्प्यूट एंड लिमिटेशन, फर्स्ट 3 लाइन सिर्फ, requires any dispute of civil nature arising among 2 or more entrepreneurs or 2 or more developers or between entrepreneur developer and the SEZ is to be referred to arbitration। आर्बिट्रेशन के अंदर कोई अचानक डिस्प्यूट हो गया तो SEZ के अंदर कोई डिस्प्यूट हो, आर्बिट्रेशन के पास आप रेफ़र कर सकते हो। आई कार्ड एक मार्क कर लो। आई कार्ड कुछ नहीं, सच में जैसे कॉलेज का आई कार्ड होता है, लास्ट डब्बा, ठीक है, सच में आई कार्ड बनाया जाता है जो डेवलपर्स को SEZ यूनिट्स को दिया जाता है बिफोर दे एंटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट पेज, SEZ एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, सीधा टॉपिक, थर्ड वाला टॉपिक, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ है, कोई भी लॉ इंडिया में है, इंडिया में जो भी लॉज हैं वो SEZ पर भी अप्लाई करते हैं, राइट, ठीक है। पर अगर कोई ऐसी बात है जो SEZ ने बोली है और कोई ऐसी बात है जो इंडिया के लॉज ने बोली है, कॉन्ट्ररी हो गया, ठीक है, दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया तो SEZ विल बी ओवर पावरिंग, SEZ विल ओवरराइड। आया समझ, इट विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, डन, खत्म, बस इतना ही था।